गंगा समग्र सरकार और समाज के प्रयास से बनाएगी ओबिडल निर्मल गंगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रियंका। सरकार और समाज के साथ मिलकर गंगा को पुराने स्वरूप में लाने पर चर्चा के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रकल्प गंगा समग्र का 2 दिवसीय प्रांतीय चिंतन शिविर सह अभ्यास वर्ग रविवार को संपन्न हो गया। बेगूसराय जिला मुख्यालय के अखंड परमधाम में आयोजित चिंतन शिविर सह अभ्यास वर्ग में उत्तर एवं दक्षिण बिहार प्रांत के 27 जिलों के प्रमुख कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गंगा समग्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार सिंह उर्फ लल्लू बाबू ने कहा कि हमने प्राकृतिक प्रदत्त सुविधाओं का दुरुपयोग करना शुरू किया है। परिणाम है कि हम मानव जाति के सामने अशुद्ध जल, जहरीली हवा के साथ कोरोना जैसी महामारी सामने आई है। सनातन धर्म ऋषि परंपरा से निर्मित है, जहां आस्था का मानव की आवश्यकता के अनुसार निर्माण हुआ। सनातन धर्म में गंगा मोक्षदायिनी कही गई है। इसके जल को दूषित कर प्रभाव कम करना मानव जाति द्वारा तैयार वह समस्या है जो आज बड़े संकट के रूप में हमारे सामने है। उन्होंने कहा है कि गंगा जीवन का आधार ही नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज नदियों का भी अपहरण हो गया है, जिसके प्रतिफल में गंगा को बचाने के लिए सबको सामने आना होगा। गंगा समग्र इसके लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन जब तक सरकार और समाज दोनों मिलकर सामने प्रयास नहीं करेंगे तो यह कार्य संभव नहीं होगा। प्रशिक्षण दिया गया है कि सरकार और समाज के प्रयास से कार्य को धरातल पर कैसे लाया जाए। गंगा समग्र के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रामाशीष जी ने कहा कि गंगा की अविरता और निर्मलता बनाए रखने के साथ साथ गंगा घाटों पर आरती करने पर भी बल दिया गया है, जिससे मोक्षदायिनी गंगा के प्रति आस्था के साथ अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें। भारत के लोगों को जीवन रेखा विलक्षण नदी गंगा सिर्फ नदी नहीं है। गंगा की निर्मलता के लिए केंद्र सरकार नमामि गंगे के माध्यम से अच्छा प्रयास कर रही है। बड़े बड़े शहरों से गंगा में गिरे रहे गंदे पानी के सीवरेज को रोका गया, घाटों का उद्धार हो रहा है, लेकिन शासकीय कार्य समाज की सहभागिता के बगैर पूरा नहीं होगा। गंगा समग्र गंगा को पुराने स्वरूप में लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। सब नदी का पानी गंगा में ही आता है। गंगा नदी के किनारे खेती में रसायन का उपयोग होने से नाइट्रोजन और फास्फोरस जब नदी में आता है तो जलीय पौधों का विकास होता है, लेकिन इसके सड़ने से जीव नष्ट होते हैं। इसके लिए जैविक खेती पर बल दिया जा रहा है। जैविक खेती होने से गंगा में रहने वाले जीवों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। गंगा सेवकों का यह दायित्व बनता है कि गंगा किनारे बसे गांव के किसानों के बीच जाकर जैविक खेती के लिए जागरूकता का काम करें। अंग्रेज जब भारत आए थे तो उन्होंने पूजनीय गंगा के जल से कारखाना और खेती शुरू की। ऐसे कुछ काम नमामि गंगे की ओर से भी हो रहे हैं। वास्तव में जो शासकीय काम होता है, जब तक समाज की उसमें सहभागिता नहीं होती तब तक वो फलदायी परिणामकारी कम होता है। और इसलिए इसमें समाज के सहयोगिता जुड़े, समाज के सहभागिता जुड़े, राज और समाज दोनों मिलकर के इस भगीरथ कार्य को फिर से संपन्न कर पाएँ, फिर से गंगा जी और सभी नदियों की अविरलता निर्मलता ये सुनिश्चित हो पाए। इस प्रयास में गंगा समग्र लगा हुआ है, काम कर रहा है। अब आपको इसमें कोई चीज़ जानना पूछना पूछ सकते हैं। गंगा के किनारे जो है जैविक खेती नहीं की जाती। बाकी कल आपने ये खुलासा किया था कि
विरोध है, नदी का, तालाब का विरोध है, नदी के अंदर से भी जैसे बन करके जैसे बनी उस पर बड़ा प्रकाश डाल दीजिए, मंत्री लोग जो आए। आज जो गंगा जी की निर्मलता, ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि अंत में सब जगह का पानी बह करके गंगा जी में ही जाता है। आपके तालाब में जलकुंभी होते हैं, वो जलकुंभी बहकर बरसात में बहते बहते गंगा जी पहुंचता है। अभी मैं गया था पिछले सितंबर महीने में गंगा सागर, तो वहाँ समुद्र तक जलकुंभी पहुँचे हुए हैं। अब ये हमारे जो नदियों किनारे खेती होते हैं, उसमें जो रासायनिक खाद डालते हैं, उसमें से नाइट्रोजन, फास्फोरस ये बह करके नदियों में, तालाबों में पहुंचता है। इस नाइट्रोजन और फास्फोरस के कारण जो जलीय पौधे होते हैं, वो ज़्यादा विकास उनका हो जाता है, ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, उनका प्रमाण ज़्यादा हो जाता है। और फिर जब वो सड़ते हैं तो पानी में फिर सड़न हो जाती है, तो पानी की वो अशुद्धि भी हो जाती है। ऊपर जब पूरा छा लेते हैं तो उसमें जो जलीय जो जीव जंतु हैं वो भी नष्ट होने लगते हैं। इसलिए इनका प्रमाण कम करने के लिए गंगा समग्र में हमारा ये कार्य है कि जो नदी से लगभग 2 किलोमीटर के अंदर जो खेत हैं, धीरे धीरे उनमें जैविक खेती शुरू हो, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग बंद हो, तो इसका प्रमाण कम हो जाएगा और जो जल का जो प्रदूषण बढ़ जाता है, ये भी कम होगा। निरंतर को लेकर वहाँ हमारे यहाँ पहले गंगा जी एक पूजनीय नदी थी। उनको लोग पित मानते थे, पतित पावनी मानते थे, आदि इत्यादि। अंग्रेज यहाँ पर आए तो उनको उनकी जो संस्कृति है, उनकी जो कल्चर है, वो नदियों के उपयोगी मानते हैं। जल है, बिना जल के तो जीवन संभव नहीं, इसलिए उपयोग तो करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने उपयोगी माना, तो उस पानी का उपयोग होना चाहिए, तो उससे सिंचाई होनी चाहिए, उससे बिजली बननी चाहिए, उससे कल कारखाने चलने चाहिए, आदि इत्यादि। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1916 में से पहला बांध गंगा जी बनाया। हरिद्वार में भीमगौड़ा स्थान है। उस समय मदन मोहन मालवीय जी जीवित थे। आपको जान करके सुखद आश्चर्य होगा कि राजा दरभंगा के नेतृत्व में, उसमें जो महाराज दरभंगा के थे, उनके नेतृत्व में मालवीय जी ने गंगा सभा बनाया, जिसमें उसमें के जितने राजे रजवाड़े थे सबको सम्मिलित करने का प्रयास किया। अंग्रेज ने सरकार नहीं मानी, तो मालवीय जी प्रिवी काउंसिल, जिसको आज के भाषा में सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, अंग्रेज जब थे तो सुप्रीम कोर्ट माने प्रिवी काउंसिल, वहाँ तक गए और वहाँ निर्णय हुआ कि गंगा जी की अविरलता को बाधित न किया जाए। एक समझौता हुआ गंगा सभा और सरकार के बीच में कि इतना पानी लगातार गंगा जी में बहता रहेगा। आज आपको जान करके दुख होगा ये कि अंग्रेज सरकार थी तब तक तो समझौता पालन हुआ है। जब से अपनी सरकारें आई हैं तो जितना जल गंगा जी में बहने की समझौता था, उतना जल नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि तब से
उपयोगिता का हिस्सा बढ़ गया। उसमें दिल्ली इतना बड़ा नहीं था, आज दिल्ली बहुत बड़ा हो गया। दिल्ली इतना बड़ा हो गया कि जमुना जी का पानी भी उनके लिए कम पड़ गया, तो गंगा जी की नहर वहाँ तक ले जाई गई। तो इसलिए अब यहाँ से ज़्यादा पानी निकालना। आगे और बांध बने हैं, नीचे बांध बने हैं। नरोरा में बांध बना है, हरिद्वार बांध को बोलते हैं अपर गंगा कैनाल और नरोरा बांध को बोलते हैं लोअर गंगा कैनाल। बाद में सरकारें आई तो उसे बिजली बनना चाहिए तो टिहरी में बांध बना दिया। अब टिहरी का बांध जो गंगा जी को वहाँ बांधा गया है तो पीछे पानी भरेगा। 45 वर्ग किलोमीटर वो झील बना हुआ है। अगर 45 वर्ग किलोमीटर में आज सोलर पैनल लगा दिए जाएं तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जितनी बिजली बांध से बन रही है उससे ज़्यादा बिजली बन सकती है। आपको ध्यान दिलाएं कि दुनिया के कई देश हैं वो भी पहले बांध बनाए थे, आज नदियों में पानी भी कम हुआ है। इसलिए वहाँ कई देशों में बांध को तोड़े गए हैं। बांध बनाने की संस्कृति भी विदेशों से आई तो तोड़ने की संस्कृति विदेश चालू हो गई है। और मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमको पूर्ण आस्था है, विश्वास है कि टिहरी बांध भी आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा नहीं है। हेडलाइन बनेगा, हेडलाइन बनेगा टिहरी बांध तोड़ दिया जाएगा। नहीं, मजबूरी में तोड़ना पड़ेगा, सरकारें मजबूर हो जाएंगी। क्योंकि आखिर अब आप यहीं बैठे हैं, अभी बिजली चली जाए तो भी ठीक है। आपको प्यास लगी हुई है, 2 घंटा 3 घंटा पानी न मिले तो कितने व्यथित हो जाएंगे। तो पीना तो प्रथम आवश्यकता हो ही जाएगी ना, तो आगे बिजली प्रथम रहेगी कि बिजली द्वितीय हो जाएगी। और इसलिए आपको ये सब जो सिंचाई जितने काम कर रहे हैं सबसे नदियों को मुक्त करना पड़ेगा। विकल्प तो सौर ऊर्जा विकल्प आते जाएंगे। जब आदमी काम करता है तो विकल्प हो जाते हैं। अगर विकल्प ढूंढने का प्रयास किया जाता है तो आखिर देखिए आप पेट्रोल खत्म हो रहा है तो विकल्प आ रहे नहीं आ रहे हैं। तो कोई हाइड्रोजन विकल्प आ रहा है, कोई विद्युत का विकल्प आ रहा है, आखिर सब दुनिया विकल्प हो ही रहे हैं। तो जब हमारे आप लोग जरूर जानते होंगे, अर्थशास्त्र का बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है कि जो आवश्यकता होती है वो आविष्कार की जननी होती है। तो जब आवश्यकता होगी तो आविष्कार नए नए होंगे। तो इसलिए पीछे जो ही है उनको नए सिरे से फिर से सरकारों को विचार करने की आवश्यकता है, समाज को विचार करने की आवश्यकता है और थोड़ा 25 वर्ष 50 वर्ष को आगे देख करके फिर से अपनी सारी योजनाओं को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिना जल के जीवन संभव नहीं है। और जल माने जो जल नदी में है, तालाब में ही, जमीन के अंदर जल कितना निकालोगे। आज अनेक जगह जल स्तर इतना घटता जा रहा है कि सरकारों को आदेश निकालना पड़ा है कि ट्यूबवेल न चलाए, ये न कीजिए, जगह जगह हो रहा है। तो ज़मीन के नीचे जल की एक सीमा है और फिर बहुत ज़्यादा निकाल लोगे तो जितने पेड़ पालो सब समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जड़ें इतनी क्षमता की बचेंगे नहीं कि उतनी गहराई जाकर पानी निकाल पाए, तो सब रेगिस्तान हो जाएगा। इसलिए जल को बचाना, जल तीर्थ को सुरक्षित करना, सुरक्षित का हम सदुपयोग किए हैं, अविरल यानी सब सुरक्षित रहें और निर्मल हों। आपको मैं एक उदाहरण सुनाऊं। न्यूयॉर्क का नाम सब जानते हैं, अमेरिका की राजधानी है। वो एक नदी किनारे बसा हुआ, उसका नाम हडसन है।
अब देखिए कैसे सरकारें मजबूर होती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। हडसन नदी किनारे बड़े बड़े कारखाने लगा दिए गए। उन कारखानों का जो अवशिष्ट है नदी में गिरना शुरू हो गया, नदी प्रदूषित हो गई। समस्या हो गई न्यूयॉर्क में जल व्यवस्था कैसे होगी, वहाँ जन आंदोलन हुआ। इसलिए सरकार ने उसमें काम करना शुरू किया। और एक आप सुने होंगे नाम, एक बड़ी कंपनी, उसका नाम है जी के जो है बहुत से बड़े बड़े मोटर वगैरह पहले बहुत सारे मिलते थे, आज भी मिलते हैं। ये अमेरिका की कंपनी है, हडसन किनारे थी। उस जी बड़े फैक्ट्री को उन्होंने वहाँ से हटाना पड़ा और ये आदेश करना पड़ा कि आप जो अवशेष डालें इसमें वो साफ कीजिए। और ये जब चालू हुआ तो आज हडसन नदी न्यूयॉर्क में उसका पानी सीधे सप्लाई होता है न्यूयॉर्क में, इतना स्वच्छ हो गया। बाकी हमारे यहाँ जो पानी सप्लाई होते हैं नदियों के, वो कोई पहले टैंक में ले जाते हैं, वहाँ शुद्ध करते हैं, फिर सप्लाई करते हैं। वहाँ सीधे हडसन नदी से पानी सप्लाई हो रहा है। तो जब मजबूरी बनेगी तो ये सारी जो बाध्यताएँ हैं इनको हटाना समाज का, सरकार का एक ही मजबूरी हो जाएगा। M News Live.